ये क्या सही हाल? है सर। ओके। ओके। सो आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है मैटलैब की, ठीक है। तो आप लोग कृपया मेंटेन बनाए रखिएगा। जो भी आपका डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। और सर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करके ही पढ़ाइएगा, ठीक है। जो भी हो। और जो भी डाउट होगा आप लोग हैंड रेज करेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और कृपया लिंक को कहीं भेजेंगे नहीं। अपने बैचमेट्स जो भी कोर्स इनरोल किए हैं वो लोगों को भेजिएगा, ताकि ज्वाइन करें और रेगुलर क्लास में भी। ओके सर, वेलकम सर। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मैटलैब। हम लोग आज मैटलैब के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि ये फर्स्ट क्लास है। और ये मैटलैब क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम लोग मैटलैब के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, और अगर हम मैटलैब कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका सैलरी पैकेज कितना होता है, इस सब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसके लिए हम लोग आज जानेंगे कि मैटलैब का इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है। इसमें कि मैटलैब, देखो, मैटलैब एक्सटेंड फ्रॉम मैट्रिक्स लेबोरेटरी, यानी कि जो मैट्रिक्स लेबोरेटरी का शॉर्ट फॉर्म होता है मैटलैब। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक सीनियर डिजाइन इंजीनियर हूँ, और एज मैटलैब ट्रेनर आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो सो मैटलैब के बारे में जस्ट अभी मैंने कहा था, यानी कि मैटलैब मैटलैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये यानी कि मैटलैब का जो फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी होता है, ये मैट्रिक्स लेबोरेटरी का शॉर्ट फॉर्म मैटलैब होता है। और मैटलैब सिंपली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये यूजर इंटरफेस, जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और इसमें बेसिकली हम लोग सिमुलेशन and with the help of coding, I will perform simulation। उसके बाद हम लोग जैसे बेसिक ऑपरेशंस है, ये सब परफॉर्म कराते हैं। ये मैटलैब का यूज वास्ट है। इसमें कोई प्रोजेक्ट है, यानी जो कि रियल वर्ल्ड, यानी हम कंसिडर करते हैं कि जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड में होने वाला है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मैटलैब उसको पहले मैटलैब सिमुलेशन करा लेते हैं मैटलैब में, प्रॉपरली इसका एफिशिएंसी क्या है, ये वर्क करेगा या नहीं। उसके बाद हम लोग क्या हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर पे कॉस्टली होता है। सो देखो, इन टुडे सेशन आई विल कवर टू बी कवर्ड। फर्स्टली हम सिलेबस कवर करेंगे कि जो ये फुल कोर्स है, इसमें कौन, यानी किस किस पार्ट को कवर किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, यानी कि इसमें जैसे मतलब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगा, और लेटेस्ट कंसिडर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल गया, उसके बाद इसका सैलरी रेंज क्या होता है। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी का एग्जांपल देके बताऊंगी, कौन सी कंपनी कितना सैलरी ऑफर करती है, एक मैटलैब प्रोग्रामर या मैटलैब डेवलपर। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एप्लीकेशन, यानी मैटलैब का एप्लीकेशन क्या होता है, हम यूज कहाँ करते हैं। और मैं आज एक प्रोजेक्ट जो कि एक रियल वर्ल्ड की है, जो जिस पे अभी वर्क चल रहा है, वो प्रोजेक्ट का मैं एक आज पिक्चर भी दिखाऊंगा, और इन नेक्स्ट क्लास उस प्रोजेक्ट को मैं डन करके भी दिखाऊंगा, जो कि हम लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसे सबमिट कर सकते हो, और एक्सेप्ट भी किया जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन के बाद कोर्स आउटकम्स। सो प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या क्या करने के लिए केपेबल रहेंगे, यानी इसका आउटकम्स क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यदि किसी को कोई डाउट होगा तो एट ए टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, सिलेबस है, यानी कि हम लोग इस कोर्स में हम लोग इस कोर्स में बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में, यानी किस किस पार्ट का स्टडी करेंगे मैटलैब का। देखो, मैटलैब डिफरेंट टाइप से हम लोग इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग इसे डिफरेंस किया जाता है। मैटलैब एक बहुत ब्रॉड है, ठीक है, जिसमें कि मान लो मैटलैब फॉर मैकेनिकल होता है, मैटलैब फॉर इलेक्ट्रिकल होता है, एंड मैटलैब फॉर सिविल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सो हम लोग इसमें मैटलैब और इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। और उससे पहले जितना भी इसका बेसिक ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैटलैब और इलेक्ट्रिकल जैसे नेक्स्ट प्लॉट करके दिखाएंगे। उसके बाद 3D प्लॉट 2D प्लॉट करके दिखाएंगे इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट सिलेबस के बारे में यानी इसमें इसका मेन सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें सिलेबस फर्स्ट यानी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। यानी इंट्रोडक्शन टू मैटलैब में मैं बताऊंगा दी मैटलैब इन्वायरमेंट यानी मैटलैब का इन्वायरमेंट क्या है, वो कैसे वर्क करती है। उसके मैटलैब बेसिक बेसिक जैसे वेरिएबल, नंबर्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, इनपुट एंड आउटपुट, इसके बारे में यूनिट 1 में मैं बताऊंगा। उसके बाद है वेक्टर्स, एरेज एंड मैट्रिसेस। यानी इसके बारे में यूनिट 1 में स्टडी करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास बाय क्लास स्टडी करते रहेंगे। उसके बाद इसके यूनिट 2 में, जो यूनिट 2 में मैं कवर करूंगा मैटलैब फंक्शंस। यानी मैटलैब में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी इनबिल्ट जो ऑलरेडी उसमें फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि यूजर से डिफाइन करता है। ठीक है। यानी मैटलैब फंक्शन के बारे में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट है यूनिट 3 यानी ग्राफिक्स विथ मैटलैब। यानी मैटलैब के साथ साथ इसके यानी ग्राफिक्स एज ए ग्राफिक्स कैसे यूज करते हैं उसके, जैसे मान लो फाइल एंड फाइल मैनेजमेंट। देखो इसमें फाइल एंड फाइल मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी इसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद है बेसिक 2D 3D प्लॉट। यानी ये सब ग्राफिक्स में आता है। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसका 2D प्लॉट एंड 3D प्लॉट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक हैंडलिंग है, मतलब ये जितना भी है यूनिट 3 में बेसिकली हम लोग ग्राफिक्स विथ मैटलैब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब। अब हम यूनिट 4 में यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, मैटलैब फंक्शंस, ग्राफिक्स विथ मैटलैब, इतना पढ़ने के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन पढ़ेंगे यानी यूनिट 4 में प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब। इसमें प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, जैसे कुछ लोगों ने पाइथन, सी, सी प्लस प्लस इसमें पढ़ा होगा। तो फिर प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लूप होता है। तो सेम इसमें भी वैसा ही होगा, बट इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यूज सेम टू सेम वही होता है। उसके बाद होता है मैटलैब प्रोग्राम्स, जैसे प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग। यानी कि हम लोग उसको यानी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद डिबगिंग। डिबगिंग मतलब उसका क्या करना है, यानी एरर फाइंड करना। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मैटलैब प्रोग्रामिंग। उसके मेन एप्लीकेशन यानी कि जो यूनिट 4 में रहेगा, इसका लास्ट सेक्शन रहेगा एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब प्रोग्रामिंग। यानी मैटलैब प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके जो लास्ट यूनिट होगा यूनिट 5, इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटिंग विथ मैटलैब। यानी कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यानी मैटलैब में कौन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। बेसिक सिंबॉलिक कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये जो कैलकुलस डिफरेंशियल मैथमेटिक्स जो भी पढ़ा होगा तो पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस इक्वेशन ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे यूनिट 5 में स्टडी करेंगे। उसके बाद होता है न्यूमेरिकल टेक्निक एंड ट्रांसफॉर्म। एंड न्यूमेरिकल टेक्निक एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में जैसे मान लो कि तुम लोगों ने डीएसपी पढ़ा होगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसमें एडीसी टू मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम, इसका मेन एप्लीकेशन जैसे मान लो कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन इन नाइक्विस्ट प्लॉट करते हैं। तो ये सब क्या है, मैटलैब का ही एप्लीकेशन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनीवन? यस राज, बोलो क्या डाउट है। ओ सॉरी, ओके ओके, नो डाउट। ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मतलब ये सिलेबस है जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे इस मतलब इस सेक्शन में इतना, यानी इस कोर्स में इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो कि हार्ड नहीं है, इजी है।
इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद तुम लोग इजिली प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। और तुम इजिली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद तुम इजिली जैसे ही प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराओगे, उसके बाद तुम जैसे ही प्रोजेक्ट तुम्हारा कंप्लीट होगा, तुम कहीं भी सबमिट कर सकते हो, रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है इसका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे मान लो कि मैटलैब पढ़ लिया, तो कोई भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, यानी जो इंटर्नशिप का जो मेन मोटो होता है कि जॉब जॉब लेना। ठीक है। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। फैजल इकबाल, प्लीज नोट राइट ऑन दिस। ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन है करियर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज में जैसे फर्स्ट है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का नाम लोग सबने सुना होगा, यानी कि मैटलैब से तुम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। जैसे यूजिंग मैटलैब फॉर डेटा एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, यानी विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैटलैब हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव कर सकते हैं, यानी कि पहले से हम क्या करते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ओनली पाइथन या सी प्लस प्लस से नहीं, बिल्कुल हम मैटलैब से भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कंट्रोल इंजीनियर। उसके तुम इससे कंट्रोल इंजीनियर भी बन सकते हो, जैसे डेवलपिंग कंट्रोल सिस्टम फॉर मशीनरी एंड वाइकल्स। देखो, इसमें क्या है, जो कंट्रोल इंजीनियर होता है, जैसे मान लो कि तुम यूजिंग मैटलैब, यानी कि कंट्रोल इंजीनियर जैसे डेवलप कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जैसे मान लो कोई भी मशीनरी है या फिर व्हीकल है, वो कंट्रोल सिस्टम पे ही वर्क करता है, यानी उसका एक सिस्टम होता है जो कि वहां से कंट्रोल किया जाता है। तो तुम डेवलप कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम यूजिंग मैटलैब। उसके बाद है सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर। नहीं, तुम एक सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर भी बन सकते हो, वर्किंग विथ ऑडियो वीडियो एंड अदर डेटा। यानी कि मान लो कि कोई ऑडियो है तो उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, या फिर उसको प्रोसेस करना है। जैसे मान लो ऑडियो को प्रोसेस किया जाता है, वीडियो को प्रोसेस किया जाता है, ताकि उसका जो क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, वो एफिशिएंट हो और क्लियर सब कुछ विजुअल हो। ये क्या करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर ही करता है। उसके बाद रिसर्च साइंटिस्ट, जैसे मान लो डेटा साइंटिस्ट, कंट्रोल इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर, एज वेल एज तुम रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो, यानी मैटलैब को स्टडी करके। इससे होता है सिमुलेटिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन रिसर्च सेटिंग्स। नहीं, तुम जैसे ही रिसर्च साइंटिस्ट बनोगे तो क्या करोगे, देखो रिसर्च साइंटिस्ट कुछ नहीं करता। तो बेसिकली रिसर्च साइंटिस्ट का वर्क ये होता है कि हमेशा एनालाइज करते रहता है। साइंटिस्ट क्या होता है, हमेशा थिंकिंग, और वो सिमुलेट करते रहता है, यानी कि मैटलैब में क्या करता है, सिमुलेट करते रहता है। और जैसे ही सिमुलेशन कंप्लीट होता है, उसके एनालाइज करता है, एक रिजल्ट आता है। उसे अगर वो ये रिजल्ट यूनिक होता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, डिस्कवर। उस उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपर। और तुम विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, यानी तुम अगर तुम्हारा मैटलैब कंप्लीट हो जाता है, तो तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो, यानी क्रिएटिंग एप्लीकेशन एंड टूल्स यूजिंग मैटलैब। तुम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो एंड अदर टूल्स भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग क्या, मैटलैब। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, एनीवन? ओके, वो भी बताते हैं, डोंट वरी। पैसा कितना मिलेगा। गुड। चलो नेक्स्ट देखो। अब है कि एक मैटलैब इंजीनियर को कितना सैलरी मिलता है। ठीक है। मैंने सम एग्जांपल यहाँ पिक किया हुआ है। जैसे देखो, here are some salaries for MATLAB engineers at a specific company। देखो, जैसे फर्स्ट है विप्रो। हाँ, विप्रो जो पैकेज ऑफर करता है 5.5 लैक्स टू 11 लैक्स पर ईयर। यानी जो एक मैटलैब इंजीनियर को विप्रो ठीक है, 5.5 लैक्स टू 11 लैख पर ईयर वो ऑफर करता है। जैसे वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, वो 7 लाख टू 10 लाख ऑफर करता है। उसके बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, तो 5.4 लाख टू 11.7 लाख पर ईयर क्या करता है, ऑफर करता है। HCL टेक हो गया। HCL टेक क्या है, 4.1 लाख टू 9.9 लाख पर ईयर ऑफर करती है। एज वेल TCS है, टेक महिंद्रा, ये सब इसमें लिखा गया है।
नहीं कि तुम अगर मतलब कंप्लीट कर लेते हो और तुम इंटरव्यू एज वेल एज अगर एग्जाम देके तुम कहीं भी ज्वाइन करते हो, तुमको इतना सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा। ठीक है। सो सबको पता चल ही गया होगा कि मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका प्रोग्रामिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि इजी होता है, तुम इजीली मैटलैब पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रिकल के लिए और इजी होता है। तुम मान लो कंट्रोल सिस्टम बेसिस, या फिर अभी सब लोगों ने बीएलडीसी मोटर का नाम सुना, सबको पता होगा, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। इसमें क्या होता है ना कि ब्रशेस नहीं रहती है, और ब्रशेस नहीं रहती है तो उसमें जैसे ही ब्रश नहीं रहेगी तो उसका जो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होगा नहीं, ब्रशेस और स्टेटर के, रोटर और स्टेटर के बीच क्या फ्रिक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसका, यदि मेंटेन जो कॉस्ट लगता है उसको मेंटेन करने के लिए, वो ठीक रहे, हमेशा ब्रश चेंज करना पड़ता है, उसके लिए कॉस्ट लगता है, जो कि वो नहीं लगता है। बीएलडीसी मोटर का भी प्रोजेक्ट, मैं बेसिकली बीएलडीसी मोटर का एक प्रोजेक्ट लेके दिखाऊंगा, इसमें कि तुम उसका स्पीड कंट्रोल इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये सैलरी था, यानी जैसे तुम एक मैटलैब प्रोग्रामर, मैटलैब डेवलपर, जो को डेटा साइंटिस्ट बनते हो, तो इतना सैलरी तुम्हें ऑफर किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो। हाँ, एप्लीकेशन में मैं इसको यहाँ करता हूँ। ठीक है, देखो एप्लीकेशन में, इसका एप्लीकेशन देखो, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में अभी जस्ट मैंने बताया था कि मतलब जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एरोस्कोप इंजीनियरिंग, इसके लिए मैटलैब का यूज होता है। तो मैटलैब में सबसे पहले देखो, इसका जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग फील्ड में ही है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिकली आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में ही जानना हो, क्योंकि जैसे कि मैं जानता हूँ, लगभग ऑल स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही है, सबका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। एम आई राइट? ऑल स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही है। यस सर, गुड। सो मैटलैब पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं इसमें डिस्कस करूंगा, बट मैं इसका जो एप्लीकेशन है मैं और ब्रॉडली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसमें कि एप्लीकेशन हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन जस्ट मैं एक यूज करके दिखाऊंगा ये कैसे यूज होता है। अब देखो इसके एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इसमें देखो सिग्नल प्रोसेसिंग, जो सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। सर्किट एनालिसिस, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, अभी जस्ट मैंने बताया था, इसे नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। नाइक्विस्ट प्लॉट जो होता है कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या मैटलैब पे ही करते हैं, तो इसका जो इंजीनियरिंग फील्ड में ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी एप्लीकेशन है, और बेसिकली किस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। नेक्स्ट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखो जैसे थर्मल एनालिसिस, रोबोटिक्स एंड वाइब्रेशन एनालिसिस, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल मॉडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड हाइड्रोलॉजी, ये सब में क्या सिविल इंजीनियर जो होता है मैटलैब को इस टाइप से यूज करता है। ठीक है। R2 और R² में कोई डाउट है क्या? एंड अप क्यों है, एनी डाउट? And I am requesting you to all please join with real name, no mobile phone name। किसी ने तो फार्मूला से ज्वाइन किया है, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से कोई रियल नेम से ज्वाइन करेगा, अदरवाइज उसे रिमूव कर दिया जाएगा। ओके। हाँ, अब है एरो, एरो स्पेस इंजीनियरिंग, देखो जैसे फ्लाइट डायनामिक्स, ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेसक्राफ्ट मॉडलिंग, ये सब में क्या होता है, मैटलैब का यूज होता है। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, देखो मैटलैब का यूज हम लोग डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था इसका जो स्कोप है, देखो जैसे डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया एंड प्रोसेसिंग हो गया, इसमें मैटलैब का यूज होता है। डेटा क्लीनिंग कुछ नहीं है, मतलब डेटा को सॉर्ट किया जाता है, यानी कि इसमें जो भी रॉ डेटा रहता है उसे
एक्सप्लेन किया गया, तो बस एक सिंपल सा प्रोसेस है। उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल्स। और देखो, ट्रेनिंग यानी कि जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसको ट्रेन करने के लिए भी मैटलैब का यूज होता है। हाँ, मैटलैब से जैसे पाइथन हो गया वो सब भी यूज होता है, बट मैटलैब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डेटा विजुअलाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अगर डेटा विजुअलाइजेशन करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो इसमें भी क्या मैटलैब का यूज होता है। मैटलैब काफी यूज होता है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, मैंने अभी जैसे बताया था, साइंटिफिक रिसर्च में भी क्या मैटलैब का, जैसे न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एज वेल एज बायोलॉजी, इसमें भी क्या होता है, एज पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सब यूज होता है। उसके बाद क्लाइमेट मॉडलिंग, जीनोमिक्स एंड ड्रग्स डिस्कवरी, सब में मैटलैब का यूज होता है। सो हाँ, अब है सिग्नल एंड इमेज प्रोसेस। देखो मैटलैब का यूज सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो इमेज प्रोसेसिंग में करते हैं। जैसे ऑडियो सिग्नल एनालिसिस है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है। नहीं, कोई स्पीच है, नहीं कोई कुछ बोल रहा है, उसका रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज करने में भी क्या मैटलैब का यूज होता है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में भी मैटलैब का यूज होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। जैसे मान लो इसका अभी जैसे मैंने बताया था कंट्रोल सिस्टम, तो इसका जो एप्लीकेशन है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल सिस्टम में भी क्या है मतलब यूज करते हैं। जैसे डिजाइनिंग एंड सिमुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम फॉर रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव एंड एरोस्कोप एप्लीकेशन। फिर उसके बाद इसका कंट्रोल सिस्टम में पीआईडी करते हैं। पीआईडी ट्यूनिंग एंड सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी इसका यूज होता है। देखो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। इसके मतलब कि जो नेक्स्ट क्लास होगा, इनमें जो इंट्रोडक्शन बताऊंगा उसमें ऑल एप्लीकेशन को कैसे करते हैं इसका यूज, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसका देखो, इसका मैंने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। एजुकेशन एंड टीचिंग, जाहिर सी बात है एजुकेशन एंड टीचिंग में मतलब का यूज, तो जैसे मान लो कि यूज एज टीचिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड साइंस कोर्स, ये सब होता है। जैसे किसी किसी को टीचिंग करना है तो इंटरेक्टिव सिमुलेशंस, मान लो कि कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, अगर उसको हम किसी सॉफ्टवेयर पे अगर सिमुलेट कर दें तो और लगभग हम लोग उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या इंटरेक्टिव बनाने के लिए, सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए सिमुलेशन, विजुअलाइजेशन और बेटर कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब का यूज होता है। उसके बाद इन एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट एज वेल एज इन इंटरनेट ऑफ थिंग में भी, इन आईओटी में भी, जो कि आईओटी एक अलग कोर्स है, फिर भी आईओटी में हम क्या मैटलैब का यूज करते हैं। जैसे एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा फॉर आईओटी डिवाइस, डेवलपिंग प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मॉडल फॉर कनेक्टेड सिस्टम, इसके लिए क्या मैटलैब का यूज करते हैं। नाउ अब देखो, जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे, यानी कि जो मैंने बताया, यानी इसका जो मेन सिलेबस है और जो आगे की क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा, अगर इतना करने के बाद इसका कोर्स आउटपुट, यानी इसका कोर्स आउटकम्स क्या होगा, ये तुम लोग के पास ये क्या आउटकम्स रहेगा। देखिए जैसे तुम स्टडी कर लो तो तुम्हारे पास इसका किस किस का नॉलेज रहेगा। तो देखो कोर्स आउटकम्स में फर्स्ट पहले गेन है। गेन प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग मैटलैब फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग, डेटा एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजेशन, यानी कि जब मैटलैब कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तुम मैथमेटिकल मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस एंड एज वेल एज विजुअलाइजेशन को तुम लोग अच्छा से अ, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छा से अंडरस्टैंड कर जाओगे, उन्हें समझ जाओगे, तुम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एज वेल एज तुम जैसे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स नॉलेज। अब है डेवलप, यानी डेवलप प्रोग्रामिंग स्किल्स, यानी तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। टू क्रिएट एफिशिएंट स्क्रिप्ट्स, एक एफिशिएंट स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए तुम्हारा जो स्किल होगा वो डेवलप हो जाएगा। फंक्शन है एंड एल्गोरिथम है फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, इसलिए तुम इजिली इजिली डेवलप कर पाओगे इस ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद अप्लाई, अप्लाई मैटलैब टूल्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन डोमेन सच एज सिंगल पोस्ट। देखो तुम ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैटलैब टूल का यूज करके तुम रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
such as signal processing है, control system है, as well as machine learning. ठीक है ना? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो, गुड. सो आगे इसका कंटिन्यू देखो. और जो मैं एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, ये जो अभी जस्ट मैंने बीएलडीसी मोटर के बारे में बताया था, ये बीएलडीसी मोटर का जो स्पीड कंट्रोल करते हैं उसका जो फुल प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है. सो इसका मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ. देखो, ये जो, देखो यहाँ कॉर्नर में बीएलडीसी मोटर है ना, ये बीएलडीसी मोटर का प्रोटोटाइप है. यानी इसमें देखो इसमें क्या है कि इसका होल उसका स्ट्रक्चर है. इसमें बहुत सारा चीज यूज हुआ है, जैसे बस बार हो गया, गेट हो गया, डिकोडर ब्लॉक हो गया, ये मक्स डीमक्स, स्विच, बीएल. देखो ये है बीएलडीसी मोटर. बीएलडीसी मोटर यूज किया गया है, फिर पीआईडी कंट्रोलर यूज किया, पीआई एंड पीआईडी कंट्रोलर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. यदि पावर भी यूज किया गया है. ये सब इसका क्या है, यानी कि ये देखो, इसको डिस्प्ले कराने के लिए, ग्राफ डिस्प्ले करने के लिए इसको आई थिंक स्पेस बोलते हैं, स्पेस यूज किया गया है. ठीक है, फिर ये देखो मॉनिटर है, यानी डिस्प्ले. देखो, जैसे मान लो कि कोई बीएलडीसी मोटर है, उसका जो रेफरेंस स्पीड है, जितना, सिंपल सी बात है, जितना हम इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आए. ठीक है, ये सिस्टम इफिशियंट होता है. सपोज मान लो कि हम इनपुट दे रहे हैं, अ, उसका जो स्पीड, एक्चुअल स्पीड होना चाहिए, हम लोग का जो रेफरेंस स्पीड है, मेरे को मान लो कि हम लोग 600 लेके चल रहे हैं, और उसका जो यानी रिजल्टेंट स्पीड होगा वो 400 तक ही जाएगा. क्या हो, इफिशियंट हो नहीं हो ना? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार यानी कि उसका जो पीआई का वैल्यू चेंज करके, यानी उसका जो पीआई का वैल्यू जो होता है अलग अलग रख के, फिर हम लोग ट्राई करते हैं कब ये फुल्ली इफिशियंट हो जाए और अपने डिजायर्ड स्पीड स्पीड यानी जो रेफरेंस स्पीड था उसको क्या करे, कैप्चर कर सके, यानी अचीव कर सके. ठीक है, ये इसका ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो कि इस पे वर्क भी चल रहा है. तो मतलब ये प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा. ठीक है, चलो. दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. इफ एनी इन टुडे सेशन यू कैन आस्क डाउट. ठीक है, एंड एनीवन हैव एनी डाउट? ये देखो, आज का ये सेशन था जो कि एक्चुअली मैटलैब क्या होता है, इसका हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, बस इस पे था. यानी इसका जो यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग इसमें कैसे कैसे करते हैं, ये सब जो भी है, यानी इसका ऑलरेडी मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास यानी पार्ट बाय पार्ट में डिस्कस करूंगा. ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, सो गुड. राज यू. और देखो मतलब सबसे पहले इस क्लास का यानी कि कुछ रूल्स रहेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए. देखो इसमें असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि ऑल स्टूडेंट को सबमिट करना कंपलसरी है. एंड फॉर सर्टिफिकेट 75% अटेंडेंस कंपलसरी है. अगर 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. ठीक है, और क्लास सबको टाइम से ज्वाइन करना है. अगर टाइम से ज्वाइन, हाउ कैन आई गेट मेटलैब सॉफ्टवेयर? मैं जो फर्स्ट क्लास है उसमें मेटलैब सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में ही मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी. मैं पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कराऊंगा. ठीक है, तुम इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, जब मैं बता दूंगा सबको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद मैं डिजाइन कंप्लीट कराऊंगा. ठीक है, देखो. ओके फ्रेंड. सो मैं बता रहा था कि मुझे इसका रूल्स रहेगा, यानी कि सबको टाइम से क्लास ज्वाइन करना है. अगर कोई भी लेट होता है तो मैं एडमिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि
देखो एक बार कंटिन्यू हो जाता है तो डिस्टरबेंस होती है। ठीक है।